तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम शो कसका कॉलेज हो सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा, देख सकते हैं कि हम BHS 132 बुक को लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो कदम्बाज और चालुक्यास की जो डायनेस्टियां हैं किस तरह से उनका राइज हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो राइज हुआ वो हमने देखा और उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमने, लैंड रेवेन्यू और किंग्स एंड ऑफिशियल सिस्टम भी देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे होयसाला एम्पायर के बारे में। ठीक है, किस तरह से होयसाला जो एम्पायर था, किस तरह से होयसाला एम्पायर था, उनका कहाँ से कहीं से ओरिजिन हुआ, किस तरह से उनका राइज हुआ। ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो होयसाला एम्पायर, The Hoysalas of Dwar Samudra, as they are commonly known in history. ठीक है, सो उनको कॉमनली द्वार समुद्रा उसका नाम से जाना जाता है। ठीक है, emerged in the Karnataka region and occupied prominence during 11th to 14th century in the south India, with Belur as center of their activities. Later capital shifted to Halebidu. At the time, the western Chalukyas of Kalyani and Chalwas, along with Pandyas, Karthiyas in the east, Kalchuris, Yadav of Devanagari, northern, were prominent in their region. The weakened and waning political authority of Cholas and Pandyas is the record of supremacy of the Holyas. ठीक है, सो यहाँ पर होलियास के एम्पायर के ओरिजिन के बारे में बता रहा है, हिस्ट्री कहीं ना कहीं से जो उनको द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और यहाँ पर बता रहा है कि उनका जो राइज है वो 11 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच में उनका कहीं जो राइज का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको देखने को मिलता है उस टाइम के पीरियड में जब हम अभी तक ओबियसली आपके दिमाग में साउथ का मैप आ जाना चाहिए, तो हम देखें कि यहाँ पर कर्नाटक के साइड पे कहीं ना कहीं होयसाला का राइज होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो है एक डायनेस्टीज हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं फाइट में, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं संघर्ष में लगी हुई हैं। और उसने कहीं ना कहीं होयसालास को जो ऊपर आने में मदद कर दी, कहीं ना कहीं उनका जो रास्ता है वो साफ कर दिया, क्योंकि एक दो डायनेस्टियां वो हमेशा अपने साथ कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ फाइट में लगी हुई हैं। और जिससे होयसालास को कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड, एक अपने इमरजेंसी के लिए टाइम मिल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस तरह से होयसाला जो है अपना राइज करते हैं। ओके, हम देखते हैं कि किस तरह से जो चोलास और पांड्यास है वो एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमी और एक दूसरे के साथ फाइट में ही लगे होते हैं। और ना कि सिर्फ होलियास, उसके टाइम के मुझे लगता है कि और भी कई सारी डायनेस्टीज इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, क्योंकि जब दो बड़ी डायनेस्टियां लड़ती हैं तो ऑब्वियसली दूसरे को मौका मिल जाता है। ओके, सो हमेशा से ये बात चली आ रही है, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है कि दो इंसान लड़ेंगे और तीसरे को फायदा होगा। ठीक है, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वाज निरपा कामा II, Who was the feudatory of Western Ganges. So पिछले वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया हुआ है कि किस तरह से जब यहाँ पर दूसरे रूल एस्टैब्लिश हुए तो उसको वेस्टर्न गंगेज में कैसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो कृष्ण गोदावरी रिवर है कहीं ना कहीं हमने देखा कि उसके तो पिछली वीडियो में हमने वेस्टर्न गंगेज के बारे में पढ़ लिया बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको पता होगा, इस टाइम के बारे में बात करूँगा, अगर नहीं पता तो जाकर वीडियो देखो, फिर आपको समझ जाएगा। ओके, सो हमको पता लगता है कि इसका डायनेस्टी का जो फाउंडर कहीं ना कहीं वो कौन है, निरपा कामा II। ओके, और हमको देखने मिलता है जो वेस्टर्न गंगेज का फेडरेटरी है। ओके, सो विनयदित्य subdued a number of Malna chiefs, Kongwala, Sandharas of Homcha Singh Moha, as well as Kadambas of Banyaladu. ठीक है, सो Bayanadu. ओके, सो हमको देखने Balal's first inscription is also confirmed that Bayanadu was in part of his kingdom. However, the real founder of dynasty was Vishnuvardhan. सो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि किस तरह से जो इनका कहीं ना कहीं जो स्टैब्लिश है वो अब एक नॉर्मल टेरिटरी है वो फाउंड हो चुकी है और अब इनके एक्सपेंशन का टाइम आ गया है। हमको देखने को मिलता है कि होयसाला एम्पायर भी बाद में बहुत सारा एक्सपेंशन करता है। ओके, बाद में बहुत सारा एक्सपेंशन करता है और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करता है। हमने देखने को मिलता है कि किस तरह से जो हमने देखा था कि कल किस तरह से जो कदम्बाज थे, ठीक है, उन्होंने अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश की थी अपने नॉर्थ में, लेकिन हमको देखने को मिलता है बाद में 11 से 14 सेंचुरी के बीच किस तरह से इनको जो होयसालास जो है वो ओवरथ्रोन करते हैं और इनके टेरिटरीज में जैसे कि जो बयानाडू है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं और अपने टेरिटरी के अंदर ले आते हैं। ठीक है, और जैसे हमने ओबियसली कल भी बात की थी कि जैसे मौर्यन की बात करें तो श्रीगुप्त फाउंडर हैं मौर्यन के, लेकिन रियल फाउंडर चंद्रगुप्त को मानते हैं। वैसे ही जो इनके फाउंडर हैं निरपा कामा II, बट जो रियल फाउंडर है उसको विष्णुवर्धन को माना जाता है। ठीक है, होयसाला की डायनेस्टी का रियल फाउंडर कौन है, विष्णुवर्धन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल में आ सकता है। Belur record of 1185 CE identifies the boundaries of his kingdom. Kongu on its south, Kanchi on its east, River Krishna and Vena on its north, and Arabian Sea on the west. ओके, सो यहाँ पर होयसाला जो एम्पायर है उसके कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बता दी है। बेलूर रिकॉर्ड से हमको इसकी बाउंड्री जो पता लग जाती है। ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि जो कोंगू है कोंगू में उसके साउथ में पड़ता है, कांची है उसकी ईस्ट बाउंड्री कांची तक को देखने को मिलती है। हमको उसके वेस्ट में ऑब्वियसली हमको पता कि जो कर्नाटक का केरला है वो कहीं ना कहीं समुद्र के साथ लगता है, तो हमको पता है यहाँ अरेबियन सी देखने को मिलता है। ठीक है, और रात में हमको देखने को मिलता है कृष्णा रिवर है, उसके तब यहाँ तक जो है ये एम्पायर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना चुका था, अपनी छाप बना चुका था। ओके, inscriptional evidence confirms that the Cholas and Pandyas' power completely got subjected and over-subordinated. Last paramural of Mahodhayapuram, Ramakul Shekhara, had shifted his base from Mahodhapuram to कुराकेनी कोलम, प्रोबेबली अंडर होयसाला प्रेशर। हमको देखने में मिलता है कि किस तरह से जो मयोधापुरम के रामशेखर हैं वो होयसालास के प्रेशर से अपनी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं मयोधापुरम से कुराकेनी में शिफ्ट करता है। ठीक है, क्योंकि होयला पावर जो है कि वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में आ चुकी थी और कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस मारती थी और आसपास के एरियाज पे भी प्रेशर बनाती थी। और हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसके प्रेशर से जो यहाँ पर रूलर ने अपनी कैपिटल चेंज की। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ होयसाला किंगडम फर्दर एक्सटेंडेड एज फार एज विक्रमेश्वरा
विक्रमेश्वरम रामेश्वरम आज के टाइम को हमको देखने को मिलता है, ठीक है, अंडर नरसिम्हा फर्स्ट द सन एंड सक्सेसर ऑफ विष्णुवर्धन, ठीक है। सो विष्णुवर्धन हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमने जैसे कि पहले पढ़ा होयसाला टेरिटरी का हमको जो फाउंडर रियल फाउंडर हमको मिलता है, लेकिन हमको देखते हैं कि उसका जब बेटा आता है, उसका जो सक्सेसर आता है वो कहीं ना कहीं और डोमिनियंट होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, नरसिम्हा फर्स्ट। और हमको देखने को मिलता है उसके टाइम पीरियड में जो है ये होयसाला एम्पायर की जो टेरिटरी है, जो होयसाला एम्पायर की जो बाउंड्रीज है वो रामेश्वरम आज की प्रेजेंट टाइम रामेश्वरम, उस टाइम जैसे हम विक्रमेश्वरम बोलते थे, वहाँ तक को देखने को मिलती है। Besides Coimbatore, Bayal Nadu touching the western Ghats also formed part of his dominions, confirming that Hoysala's power completely overran the Kerala region during Narasimha First region। हमको देखने को मिलता है कि जो नरसिम्हा फर्स्ट है वो ज़्यादा इतना ज़्यादा डोमिनेट है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि जब हमको देखते हैं जो कोयम्बटूर उसका रीजन है, या फिर जो बनियाल नाडु जो हमको देखते हैं कहीं ना कहीं कदम्बास के टेरिटरी में था, वो ज़्यादा नरसिम्हा फर्स्ट के टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो वो कहीं ना कहीं इंटायर जो केरला है वो उसके प्रेशर में आ गया, वो उसके दबाव में आ गया है और वो कहीं ना कहीं उसको पूरा रूल कर रहा है, ठीक है। Narasimha II's region was marked by cordial alliance between Cholas and Hoysala. Narasimha II married his daughter to Chola king Raja II, जिसका टाइम पीरियड है 1216 to 1256. Okay, this alliance saved the Cholas from the constant attack on the Pandyans. During this period, Pandyan appeared to have received the support of petty chieftains of Kerala, which was possibly the reason for Hoysala's attack in the region, as is evident from चनारियापट्टन रिकॉर्ड ऑफ 1223। सो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जब नरसिम्हा फर्स्ट जो है वो अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेंस स्टेज में आ गया है, उसने होयसाला एम्पायर को बढ़ा दिया। लेकिन जब बात करें नरसिम्हा सेकंड की, तो नरसिम्हा सेकंड का जब टाइम पीरियड आता है तो वो कहीं ना कहीं वो कॉर्डियल अलायंस बनाता है किसके साथ, चोलास के साथ, क्योंकि उसको देखने को मिलता है जो केरला के नीचे चोलास हैं जो साउथ में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस में आता है। तो उसने अपनी जो बेटी है उसकी शादी जो चोला के एम्पायर राजा सेकंड है उसके साथ करवाई थी, ठीक है, अपनी डॉटर की शादी उसके साथ करवाई थी। और कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर उनका पॉलिटिकल अलायंस मिलता है और जो पांड्याज है कोई लगातार अटैक कर रहे हैं जो चोलास पे, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो होयसालास के आने से उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक। सो कहीं ना कहीं हमको ये पूरी बात जो चन्यापटनी इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड देखने को मिलती है जो कि 1223 में लिखा गया। ओके, द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ होयसालास वर सोमेश्वरा। जो होयसालास को जो सबसे लास्ट पावरफुल किंग था वो कौन था? सोमेश्वर। और सबसे फर्स्ट कौन था? विष्णुवर्धन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, एंड अदर इंस्क्रिप्शन रेफर हिम एज सोल प्रोटेक्टर ऑफ चोलाकुला, ठीक है। सो इसको सोमेश्वर को जो प्रोटेक्टर ऑफ चोलाकुला माना जाता है, ठीक है, बाई। सो ये इसका टाइटल कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सो सोल प्रोटेक्टर ऑफ चोलाकुला किसको माना जाता है? सोमेश्वर को। By 1229 CE, Hoysala's boundary expanded to Kanchi in the east, Belur in west, river Krishna formed the boundary toward northern, while west Badyal Nadu in the south। बस हमने जैसे कि पहले भी पढ़ लिया कि ठीक है, ईस्ट में कांची तक पड़ता है, ठीक है, वेस्ट में हमको देखने को मिलता है अरेबियन सी, नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है कृष्णा रिवर, साउथ में हमको देखने को मिलता है बयाल नाडु देखने को मिलता है, ठीक है, साउथ में, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं वहाँ पर कदम्बास है, लेकिन उन्होंने कदम्बास की टेरिटरी नॉर्थ में टेरिटरी बयाल नाडु को भी कैप्चर किया हुआ है। ओके, हमको यहाँ पर इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, Narasimha II granted the entire Chera territories to his son-in-law Chola king Raja II। So नरसिम्हा सेकंड जो है वो अपनी जो कि इंटायर जो चेरा टेरिटरी है वो अपने दामाद जो है राजा चोला जो सेकंड जिसने अपनी बेटी की वजह से शादी करवाई थी उसको दे देता है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल हिस्ट्री थी कि किस तरह से होयसालास एम्पायर का राइज हुआ। आई होप कि बहुत ही ज़्यादा आसान था ये होयसालास एम्पायर, तो चोलास और कदम्बास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि हम बात करते हैं जब चोलास और कदम्बास की, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है। सो ये उसकी जो प्रोनाउंसिएशन टर्म्स है जो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम की तो एग्जाम में वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो आपने उन टर्म्स को ही याद करके देना। मैं इंपॉर्टेंट मेन्स वो टर्म्स ही हैं, बट स्टोरीज आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं कि चोलास और कदम्बास के टाइम पे कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल टर्म्स हमको देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उनकी प्रोनाउंसिएशन में शायद मेरे से गलत जो हो। आई होप कि आप उसको उतना माइंड नहीं करेंगे, बट जो होयसालास है उसके टाइम को देखने को मिलता है कहीं ज़्यादा इतना ज़्यादा हमको कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलती, इतनी ज़्यादा बैटल्स नहीं देखनी पड़ती जितनी चोलास और पांड्यास के टाइम पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो अब हम ये थी होयसालास की कहीं ना कहीं नॉर्मल हिस्ट्री। अब हम देखेंगे उसकी होयसालास एम्पायर की किंग्स और ऑफिशियल्स की किस तरह से उनका जो एम्पायर चलता था, ठीक है। King was at helm of affairs of kingdom. His duty was to restrain the evil and protect the good. He was supreme authority and final court of affair. All matters pertaining to justice were personally administered by king. In Hoysala Empire, crown queen occupies special administrative authority. They separate minister and stewards even at the time led military campaigns. However, there were uncrowned queens. ठीक है, हमको देखा as well who hardly enjoyed any power of such nature. Yuvraj was the higher apparent second in command and often appointed as governor. ठीक है, सो हमको देखने को मिलता जो है, सो हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है, जो किंग है ना, किंग वो उस टेरिटरी का जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है। ओके, सो जो किंग का वर्डिक है वो लास्ट वर्डिक है। तो हमको देखने को जो उस पूरे टेरिटरी के जो सोशल अफेयर्स हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो किंग है, ठीक है। उसका काम क्या है, उसका मेन ड्यूटी क्या है? उसका मेन ड्यूटी है कि बुराई को रोकना और अच्छाई का काम करना। ऑब्वियसली अगर आप किंग हो तो आपका जो पूरी टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं आपके अंडर आती है और कहीं ना कहीं आप उसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है और आपको ही वहाँ का जुडिशियल सिस्टम भी देखना पड़ता है। सो हम देखने को मिलता है जो किंग है वही वहाँ का जो करता रहता है और जो किंग है वही सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। सो वो किंग का काम क्या है? बुराई को रोकना, ठीक है, जो उसको रोकना और अच्छाई की रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना। ओके,
सो किसी भी इनोसेंट को, ताकि किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, किसी भी इनोसेंट के साथ इनजस्टिस ना हो। सो हमको देखने को मिलता है कि वो किसी भी कोर्ट की किसी भी लास्ट दलील थी, अपील थी, क्योंकि उसके ऊपर आज के टाइम में हमको देखने को मिलता है, जब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जब कोर्ट्स की तो बात करें आज के टाइम की जस्टिस की, तो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जब सबसे पहले हमारा फाइल किया जाता है, जैसे मान लिया कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर ठीक है हाई कोर्ट में, उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सो हमारे जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट लास्ट होता है, उसके जब सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन होता है वो हो जाता है। बट उस वैसे अगर हम होयसला एम्पायर की बात करें, सो होयसला एम्पायर के पास भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लेवल पे ही किंग है, सब उससे पहले भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी बड़ी ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम बने होंगे, लेकिन अगर लास्ट उनकी भी सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम हेड कौन है, किंग है, और उसका वर्डिक्ट जो है वो लास्ट है। और मैटर्स पर्टेनिंग टू जस्टिस फॉर पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटिव किंग, सो जो देखने को मिलता है जो भी मामले हैं, जो भी केसेस हैं जस्टिस को लेके, वो किंग खुद अपने दरबार में सॉल्व करता है, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है होयसला एम्पायर में कुछ जो रानियां हैं वो कहीं ना कहीं क्राउन भी हैं, ठीक है। सो जिनके पास मुकुट भी है, मतलब क्राउन रानी, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको क्राउन बनाया गया, उनके पास स्पेशल पावर है। हमको देखने को मिलता है कि मिलिट्री कैंपेन्स के टाइम पे भी कुछ ना कुछ जो रानियां हैं कहीं ना कहीं उनको स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री कमान में संभालती हैं। सो मिलिट्री टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलता है उनके पास अलग अलग रणनीतियों के लिए, अलग अलग वो करने के लिए उनके पास मिनिस्टर्स प्रोवाइड, उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। लेकिन हमको देखने को मिलता है कि जो कुछ कुछ क्वींस हैं जिनके पास कोई वो नहीं है, ठीक है, जिनको हम देखते हैं कुछ कुछ क्वींस हैं, सो हम देखेंगे कुछ कुछ क्वींस हैं जो कि बिना क्राउन के, ठीक है, जिनको कोई भी जो स्पेशल क्राउन या जो भी स्पेशल पावर है वो नहीं दी जाती है, ओके। और जो है युवराज है, ठीक है, जो हम बात करते हैं, तो जो आने वाला उत्तराधिकारी है, कहीं ना कहीं सक्सेसर है, उसको आगे वाला सक्सेसर ऑब्वियसली घोषित कर दिया जाता है, और उसको भी कहीं ना कहीं एक होल एम्पायर है उनमें से एक टेरिटरी दी जाती है, कहीं जहाँ पर वो गवर्न करता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस आए, और अब क्योंकि बाद में आने वाला ऑब्वियसली एम्पायर है, सो उसको एक्सपीरियंस के लिए और उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी सिखाने के लिए गवर्नर बना दिया जाता है। However, in that capacity, he was not superior to the Dandanayikas. Mandaleshwaras were subject princes at one point of time, were independent or else were earliest feudatory of Chalukyas or Rashtrakutas. Their position was almost equal to crown queens. Below them were the Mandalikas, generally the rulers. They came the then came the Samantas, frontier chiefs who ruled over hereditary lands, ठीक है। सामंत हमको देखने को मिलते हैं जैसे लाला जी बोलते थे ना पिछले टाइम में, या फिर सेठ जी, या लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड को हाँ जैसे जमींदार बोलते हैं, ठीक है। सो सामान होते हैं जो हेरिडिटरी चल रहा है, ठीक है, जो अभी सामान कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं हेड है, और उसके बाद उसका बेटा ही बनेगा, ठीक है, हेरिडिटरी था सामान का काम। ओके, हमको देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं जो प्रिंस है या फिर वो है, उसकी जो महादंड नायिका है, जो चीफ जस्टिस है, उससे ज़्यादा उसकी पावर देखने को नहीं मिलती है। और हमको देखने को मिलता है जो प्रिंस है वो मंडलेश्वर है, ठीक है, उसके नीचे जो उसकी जो पावर है, ठीक है, जो प्रिंस है वो, ठीक है, वो मंडलेश्वर, उसकी पावर जो कि किस इक्वली मानी जाती है। जो क्वीन कौन सी वाली क्वीन है, हमने पढ़ा दो टाइप की क्वीन है, एक है क्राउन और एक है अनक्राउन। सो ठीक है, जो प्रिंस है जिसको गवर्नर बना देता है, कहीं ना कहीं उसकी पावर जो है क्राउन क्वीन के जितनी मानी जाती है। हमको देखने को मिलता है जो प्रिंस है प्रिंस, सो प्रिंस के नीचे भी लोकल लेवल पे रूलर्स देखने को मिलते हैं, लोकल रूलर्स, ठीक है, उनकी पावर कहीं ना कहीं उनकी जो पोजीशन है रूलर से नीचे, और रूलर्स के बाद हमको लास्ट लेवल पर हमको देखने को मिलता है सामंत से सामंत, ठीक है, जो कि हेरिडिटरी लेवल पे चलते हैं, ठीक है। महाप्रधानाज वर किंग्स काउंसिल हु एडवाइस किंग यूज टू सीक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, जो महाप्रधानाज हैं, कुछ किंग्स के अपने बंदे भी होते हैं, मतलब किंग्स के अपने ऑफिशियल्स हैं जो कि किंग को टाइम टू टाइम मैटर्स में या रिलीजियस मैटर में या और भी कुछ मैटर्स है जहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा है उसमें अपने एडवाइस देते हैं किंग को, ठीक है। बट जो फाइनल वर्डिक्ट है ऑब्वियसली किंग का, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो अपने एडवाइस रखते थे किंग को, ठीक है। स्पेशली फेवर्ड यूज टू रिसीव हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक सर्वाधिकारी, परम विश्वासी, भट्टारा नियोग पद्धति, 72 नियोग पद्धति, सो ठीक है, 70 मास्टर ऑफ 72 जिसको बोलते थे, ठीक है। नायकास वर कैप्टन्स ऑफ द फुट हॉर्सेस, सो ओके, जब घोड़ों जो घुड़सवार होते थे वो होते थे, ठीक, जो हॉर्समैन होते थे, घुड़सवार होते थे, उनको नाइक्स बोलते थे, ठीक है। ठीक है। सो विकारीज और राज्याध्यक्ष ये तो वो पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कहीं ना कहीं दंड नायक पे नजर रखते थे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है, क्या लोकल लेवल पे। अब राजा जो है कहीं ना कहीं उसका इंटरनेशनल टेरिजन वो हर जगह पे खुद नहीं जा सकता, ठीक है, हर जगह पे जैसे कम देखने को मिलता है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, सो ओवरऑल पे एक सेंट्रल लेवल का सिस्टम जैसे हम देखते हैं कि वही जो है हर जगह पे नहीं देख सकता, लेकिन उसको हर सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट लेवल कहीं ना कहीं सेंटर को गवर्नर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो सेंटर को और भी लेवल जैसे इंडिया के अपने रॉ एजेंसी है और भी बड़ी ज़्यादा एजेंसी जो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ जाके पूरी कंट्री में नजर रखती है कि क्या हो रहा है, या फिर और स्पाई सिस्टम होते हैं यार एक कंट्री के। वैसे ही राजा के राजनायक और विकारी जो थे वो कहीं ना कहीं दंडनायक पे अपनी नजर रखते थे या और भी जगह पे नजर रखते थे कि पूरे एम्पायर में क्या हो रहा है, ओके, और टाइम टू टाइम राजा को खबर करते थे। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाज नाउन एज संधि विग्राही, वो भी हमने पहले पढ़ लिया है कि संधि विग्राही संधि का मतलब होता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में बात करवाना, एक दूसरे के बीच में संधि करवा लेना, ठीक है, कहीं ना कहीं में एक दूसरे के बीच में बात करवा लेना, ठीक है, किसी मामले के बारे में। तो संधि विग्राही बोलते थे फॉरेन अफेयर्स को। हिज ड्यूटी वाज टू एंटर इनटू अलायंस मेकिंग वॉर नेगोशिएट बिटवीन राजाज एंड अदर टेरिटरीज। ऑब्वियसली कि संधि विग्राही जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, उसका काम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती थी कि जो है वॉर ना हो दो टेरिटरीज के बीच, ओके, और नेगोशिएट हो जाए किसी तरह से। Thus, king used to lead army campaigns personally. Generals were often give the command of leading campaigns. ठीक है। सो जो किंग है वो ऑब्वियसली खुद अपनी आर्मी की कमान जो संभालता था, खुद वार में पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। दे वर कॉल्ड सेनापति और समस्त सेना
सेनाधिपति, ओके, ओवरऑल इंटायर जो कि सेना थी उसके सेनापति या समस्त सेनाधिपति बोलते थे, ठीक है, उनको जो किंग को ऑब्वियसली जिनको किंग लीड करता था, ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टेरिटरी, इतनी बड़ी आर्मी है अगर आपके पास, ठीक है, इतनी बड़ी आर्मी है तो उसको लीड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। सो उसको जो लीड करता है उसको उसको बोलते थे सेनापति, ऑब्वियसली आपको पता होगा, या फिर समस्त सेनाधिपति, ओके। सो जो है किंग है वो सेनाधिपति के साथ कहीं ना कहीं वार में पार्टिसिपेट करता था। दीज कमांडर्स वर यूजली ब्राह्मणास, ठीक है, सो जो ये कमांडर होते हैं वो यूजली तौर पे हमको देखने के आमतौर पे ये ब्राह्मण से होते थे। आफ्टर द सक्सेसफुल बैटल्स, ब्राह्मण्स मतलब वो वाले ब्राह्मण नहीं कि जो मतलब जो ब्राह्मणिकल कास्ट है, मतलब, ठीक है, तो हमको लास्ट टाइम पे 10th सेंचुरी तक हमको देखने मिलता है जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, कहीं ना कहीं वो भी जो बैटल क्षेत्र के साथ बैटल में लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण से सिर्फ मतलब हवन या वगैरह ही करेंगे, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल बैटल कमांडर्स वर ग्रांटेड बैजेस ऑफ ऑनर, ठीक है, सो अगर हम जब देखते हैं कहीं ना कहीं विक्ट्री हो जाती है या फिर वो आज के टाइम में हमको देखने को मिलता है कि जब किसी वार में जो कोई अच्छा परफॉर्म करता है, जब कोई हमारा जो जवान है वो अपने देश के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके या फिर अपने देश के लिए कुछ करता है किसी भी बैटल में, तो उसको परमवीर चक्र का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, परमवीर चक्र की मतलब ब्रेवरी का। सो उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है होलसेल एम्पायर के टाइम पे जब कोई सक्सेसफुल बैटल हो जाती है एक, तो उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि उसको ग्रेड सिस्टम देखने मिलता है, कहीं ना कहीं या उसकी प्रमोशन हो जाती है या फिर उसको राज्य की तरफ से, एम्पायर की तरफ से कहीं ना कहीं उसकी सराहना की जाती है, ठीक है। After a successful battle, commander were granted a badges of honor, granting a bit leaf, which was one. Granting a bit leaf was one such mark of honor. Revenue-free grants were made to dependents of generals, widows and children who died in the battlefield, ठीक है। हमने कल भी पढ़ लिया कि जो लैंड ग्रांट्स होती हैं वो क्या होती है, फ्री ग्रांट्स से मतलब एक ऐसी लैंड जो कि दान हो चुकी है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। तो हमको देखने को मिलता है कि जब बैटलफील्ड में जो भी जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, सो उनके जो घर वाले हैं, उनके जो विडोज हैं, उनके बच्चे हैं, उनको फ्री लैंड दी जाती थी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक हम आप उसका जो हर जानवर बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सो तो ये उसके किंग ऑफिशियल से उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, वही चला एम्पायर के किस तरह के लैंड रेवेन्यू एम्पायर था। ओके, सो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट्स इनकम। लैंड टैक्स वाज यूजुअली कलेक्टेड इन काइंड। परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो नोन एज सिद्ध्या, व्हिच वेरिड फ्रॉम 1/6 to 1/7 ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस, ठीक है। लैंड वाज मेजर्ड इन कम्बाज व्हिच वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाउएवर बिसाइड लैंड रेवेन्यू अ लिस्ट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस अपॉन कॉमनर्स अपीयर्स टू बी एंडलेस। ऑब्वियसली हमको देखने को मिलता है कि हर जगह पे जो लैंड रेवेन्यू है, इवन कि जब मैंने पहले बात की ब्रिटिश के टाइम की और वो बात करते हैं एंशिएंट में इंडिया में, तो हमको सिर्फ लैंड रेवेन्यू टैक्स मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा करेंसी जो है यूज़ नहीं होती थी, और भी ज़्यादा सोर्स और भी जो थे इतने, लेकिन लैंड रेवेन्यू कैसा टैक्स होता है कि जो किसान है जो फसल लगाएगा अपनी, ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो अपनी फसल का जो पार्ट है, कहीं ना कहीं अपनी फसल का जो हिस्सा है वो एम्पायर को, राजा को देता है, ठीक है, और भी जब उसकी जो इनकम होती है उससे या फिर और भी ज़्यादा उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है उस टाइम में भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं मेन सोर्स ऑफ इनकम था उनके रूलर्स के लिए। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या बोलते, उसको बोलते थे सिद्ध्या बोलते थे, ठीक है। और जो हमको देखने को मिलता है कि 1/6 या फिर 1/7 ऑफ उनकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका हिस्सा देना पड़ता था उनको। और हमको देखने को मिलता है कि सिर्फ लैंड टैक्स नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा टैक्सेस जो है वो मिडिल क्लास जो पीजेंट्स पे लगाए जाते थे, ठीक है। सुंग वाज इम्पोज्ड अपॉन इंडिविजुअल एसेसेस एट ईच सेटलमेंट। कुमारा एंड कुमारागनी के वाज लिव्ड फॉर द Kumara and Kumaraganika was levied for crown princes. Nibandha was tax for payment of royalties and pension granted by the Raja. Shri Karana was levied for the maintenance of Nand treasury staff. ठीक है, सो हमको देखने को मिलता है प्रत्येक बंदोबस्त पर अलग अलग निर्धारित का प्रत्येक बंदोबस्त पर हमको देखने को मिलता है कि उसका अलग अलग टैक्स लगाया जा रहा है उन पर, जैसे शुल्क लगाया जाता है। कुमार और कुमारगानी का टैक्स जब लगाया जाता है, जैसे जो क्राउन प्रिंसेस हमने देखा कि ठीक है, जो उनके पास स्पेशल पावर उनके लिए कहीं ना कहीं कुमार और कुमारगानी का जो टैक्स है वो लगाया गया, ठीक है। निबंध टैक्स वाज पेमेंट रॉयल्टी। जो किंग है जो वो अपने लोगों के लिए इतना लॉयल है या फिर उनको पेंशन दे रहा है या उनके लिए रॉयल्टी वो कर रहा है, उसका भी उन पर टैक्स है। एक तो किंग भाई जो किंग है वो उनके लिए मतलब इतना लॉयल है, जो किंग उनके लिए उनको इतना पेंशन दे रहा है या फिर उतनी रॉयल्टी दे रहा है, उसका भी उनको टैक्स है कि आपको किंग दे रहा है। तो मतलब वही जो दे रहा है वही वापस ले रहा है, वही वाली बात होगी है, ठीक है। श्री करना टैक्स हमको देखने को मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्टाफ है, जो उसके मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव के जो सिस्टम के बंदे हैं उनके लिए भी कर है, क्योंकि मतलब वो भी उनके गाँव वाले ही भरेंगे। तो ये ओवर ऐसे मतलब हमको देखने को मिलता है कि कहीं उनको परेशान करने के लिए या फिर बर्डन के लिए उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे। A number of taxes were imposed to maintain king's troopers as beasts of burden. War tax, separate fodder charges, and horse contribution for king's horse during the campaign were taken. Similarly, anyases and was imposed for upkeep of royal elephants. Peasants had to provide paddy for the king's troops. For the bhattas was levied. Katakas seizes was the contribution for the camp. People had to pay for the supply of cows and bullock of the king during campaigns. Besides innumerable one-time taxes were imposed at the time of coronation. Putrotsha for the birth of a son. मतलब और हमको देखने की बुरी हाल कर दी थी पीजेंट्स की, टैक्स लगा के भाई साहब पहले आप इतना टैक्स लगा रहे, हमने पहले भी देखा किस तरह, लेकिन और ज़्यादा नंबर ऑफ टैक्सेस ठोक देता है जब किंग उन पे कि भाई वार हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं किंग जो है लड़ाई पे गया हुआ है। सो जब किंग लड़ाई पे गया हुआ है, अब हमको देखना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में कितना वो नुकसान, तो उसका जो भरपाई है वो भी जो है वो जनता ही करेगी, वो भी जो है वो पीजेंट्स ही करेंगे। हमको देखने को मिलता है कि
ठीक है। सो जो किंग्स के ट्रूप्स हमको देखने को मिलता है, जैसे ऑब्वियसली जैसे करते बात करते हैं, ये सिटाडेल है, ठीक है। सिटाडेल ऑब्वियसली आई होप आपको पता कि ऑब्वियसली यहाँ पर से गांव है और यहाँ पर ये हाई टॉप लेवल पे यहाँ पर जो है किंग का किला है, किंग का वो है, ठीक है। जो ऑब्वियसली जब हम देखो फाइट देखेंगे तो यहाँ पर आके नीचे मैदान में ही होगी। तो यहाँ पर जब किंग की जो सेना है ना, ऑब्वियसली जब यहाँ से मार्च करेगी गाँव के पास से होते हुए निकलेगी। सो जो गाँव वाले हैं उनको कहीं ना कहीं उनको खाना खिलाना है, ठीक है। जो उनके ट्रूपर्स जो किंग के सैनिक है उसको उनका जो कहीं ना कहीं वो भार है वो भी किंग कहीं ना कहीं उनके राज्य पे ही आता है। अब देखो इतनी सारी सेना भाई, किंग की इतने बड़े ट्रूप्स हैं, इतने बड़े सेना है, उसका जो सारे का जो है बर्डन है वो भी किस पे आता है, आम इंसान पे आता है, ठीक है, पीजेंट्स पे आता है। ओके, हमको देखने को मिलता है कि जो किंग का जो घोड़ा है, ठीक है, उसको भी वही किंग के घोड़े के रक्षा हो गया, फिर किंग के घोड़े के लिए खाना पैडी लानी है या फिर और भी जो उसकी रक्षा करनी है। फिर हम बात करते हैं जो वार टाइम हम देखते हैं कि किंग के लिए काऊ या बफेलो है, उसकी जो पैडी या फिर वो भी ऑर्गेनाइज कराना, वो भी इन पीजेंट्स का ही काम है। उसके हम बात करते हैं हाथी, ठीक है, जो हाथी की फीडिंग हो गई या फिर हाथी की जो मदद है वो भी हमको देखने को मिलता है, पीजेंट्स को ही भरनी पड़ती है। और जब जो उनके जो किंग के जो है जो किंग के जो ट्रूप्स हैं, जो किंग के जो सेना है, ठीक है, और वो उनको अगर कहीं कहीं किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, ऑब्वियसली वो तो डिपेंडेंट है ही राज्य पे, लोकल लेवल पीजेंट्स पे। सो हम देखने को मिलता है लोकल लेवल पे जब अगर कोई घोड़े की कमी होगी वार वगैरह में या फिर किसी पीजेंट के पास है तो उसने कहीं ना कहीं उसके सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी वो उससे छीन के वार में ले लिया जाता था, ठीक है। तो अगर आपके घर में बेटा हुआ है तो मतलब उस पर भी टैक्स था कि आपके घर में बेटा हुआ है, खुशी का माहौल है, उस पर बताओ टैक्स दो, ठीक है। हमको देखने कितने लेवल टैक्स देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट हमको देखने को मिलता है किंग की जो मिलिट्री कैंप हैं, जो किंग के जो ट्रूप्स हैं उनकी, ठीक है। सेकंड लेवल हमको देखने को मिलता है कि जो किंग के हॉर्सेज है कहीं ना कहीं उनके, उसके बाद जो उसके एलिफेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो किंग के लिए जो कहीं ना कहीं काऊ या फिर उसके जो बफेलोज है उसके लिए भी उनके भी वो करना, ठीक है। सो अगर जो कहीं ना कहीं जो उस सेना में कमी है हॉर्सेज या फिर और भी किसी ट्रूप्स की, तो सो लोकल लेवल पे सेल पे देते, ठीक है। जो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उनकी जो मिलिट्री एक्सपेंशन थी, जो किंग के जो सेना थी उसको खाना कौन खिलाता था, उसको मेंटेनेंस कौन देता था, किंग की जो सेना थी, ठीक है, जो सेना थी उसके लिए भी वही करता था। ओके, और हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना अगर किसी का बर्थ हो रहा है, ठीक है, सो पुत्र कर देना पड़ता था, उसके लिए भी उनको टैक्स देते थे। ओके, हमको देखने को मिलता है और कौन कौन सा टैक्स देते हैं। ओके, सो एक्सेट्रा देखो कितने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं भाई साहब, मतलब पूरे टैक्सों के टैक्सी ठोके हुए हैं हर जगह। सो देखने मिलता है कि क्या ही मिलता होगा, बचता होगा पीजेंट्स को। और Agrahara villages were granted to Brahmanas of their upkeep. We get as many as approximately 104 references of Agrahara village in the Hoysala inscriptions. ठीक है, अग्रहारा विलेज के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको कि वो लैंड है, वो एरिया जब कोई किंग या फिर कोई और इंसान अपने जो है इविल्स या फिर और भी अपने रिलीजियस अपने डिवोशन के लिए वो लैंड जो है रिलीजियस गुरु हमारे होते हैं जो या फिर रिलीजियस, ठीक है, वो रिलीजियसली वो अपने जो लैंड है वो किसको, ब्राह्मण को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है? ब्राह्मण को, किसी भी एक रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। सो बाद में उसके कहीं ना कहीं ब्राह्मण देखभाल करता है। ओके, सो हमको होयसला एम्पायर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हमको 104 रेफरेंस मिलते हैं होयसला अग्रहारा विलेजेस के, ठीक है। However, we do not get instance of resistance for converting non-Agrahara land into Agrahara. When one of God's rich land was converted into Agrahara, they resisted and it resulted into fight between the gods and Brahmins, in which Brahmins successfully defended their claim. ऑब्वियसली अग्रहारा जब हमको देखते हैं लैंड लॉर्ड की बात करें तो जो ज़्यादा ज़मीन टू ज़मीन जो है जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं अग्रहारा रिलीजियस में या फिर वो कर रहे हैं। सो जो यहाँ पर जो ये सारी ज़मीनें हैं जो लैंड लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं उसको गुस्सा चढ़ेगा या ऑब्वियसली वो उसको भी रिवेंज की फीलिंग आई। सो इसी पर हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक जो रिश्ते में खटास देखने को मिलती है, फिर रिश्ते में दरार देखने को मिलती है लैंड लॉर्ड और ब्राह्मण के बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड लॉर्ड के बाद जो ब्राह्मण सी है या फिर जो ब्राह्मण सी है कहीं ना कहीं लैंड लॉर्ड के बराबर पहुंच गए थे लैंड के मामले में। ओके, सो ब्राह्मण के पास भी काफ़ी सारी लैंड आ गई थी अग्रहारा विलेजेस के लैंड ग्रांट्स के तौर पर। For the repairs and upkeep of temple lands were granted. These lands were liberally granted to all religious and sects, Shiva, वैष्णवा, जैन, इररेस्पेक्टिव ऑफ किंग्स रिलीजियस लर्निंग। सो हमको देखने को मिलता है कि ना केवल सिर्फ शैविज्म या फिर वैष्णविज्म, जैनिज्म भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है और इसके लिए भी लैंड ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है। और रिलीजियस के लिए उनके जो कहीं ना कहीं उनके जो रीजन्स जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे उनकी रिपेयरिंग के लिए लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी, ठीक है। ठीक है, सो ये थी उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आई होप कि आपको समझा। अभी लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड और मर्चेंट्स की मैनेजमेंट, ठीक है। सो उनके सिस्टम का इकोनॉमी ट्रेड वगैरह क्या था। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ होयसला स्टेट। द मर्चेंडाइज was usually collected in cash. State was largely dependent on merchants for the supply of arms, elephant horses, and precious and luxury items that developed a greater independence between the two. Some wealthy merchants were ever granted high-sounding titles like Raja Shrestigar, royal merchants, and regarded as pillar of town. पूरा मूला स्तंभ, ठीक है। हमको देखने को मिलता है ट्रेड और मर्चेंट्स में भी हमको इवन कि आज के टाइम को देखने को मिलता है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। सो वो उसकी ट्रेड सिस्टम पे बिल्डिंग, मतलब एज अ ट्रेड इक्वल्स टू आज के टाइम पे आप बोल सकते हो बैकबोन ऑफ अ कंट्री से, क्योंकि ये भी यही कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कंट्री को राइज करने में। सो हमको ये देखने को मिलता है कि जो होयसला एम्पायर के टाइम पे भी जो ट्रेड सिस्टम थे, जो उसके जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे उसके टाउन को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा उनके पास बहुत सारा इनकम होता था या वो होता था, वो भी कहीं ना कहीं पे करते थे एक बड़ी ग्रांट, ठीक है।
हमको देखने को मिलता है कि जो कहीं ना कहीं जो बड़ी ज़्यादा रॉयल मर्चेंट्स हैं या फिर जो उनके बड़े ज़्यादा बड़े बड़े अमीर अमीर मर्चेंट्स हैं, तो उनको टाइटल्स भी दिए गए हैं राजा की तरफ से, ठीक है। उनको टाइटल्स दिए जाते हैं हाई साउंडिंग लाइक राज श्रेष्ठ किला, ठीक है। और हमको देखने को मिलता है क्योंकि जो मर्चेंट्स है, बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वही जो है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी ट्रेड का काम करते हैं, जिसमें कि वो लग्जरी आइटम्स लाते हैं, या ठीक है हॉर्सेज या एलिफेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे हमको देखने को मिलता है कि जैसे कि बाद में जब हम अरेबियन हॉर्सेज हमको देखते हैं किस तरह से अरेबियन हॉर्सेज का शौक होता था यहाँ के राजाओं को, तो ऑब्वियसली यही करते थे। और हमको देखते हैं आर्म्स एम्यूनिशन की बात करें तो वो भी यही इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि ये जो है नगर के स्तंभ है, स्तंभ वाला पिलर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी इन्हीं के उस बलबूते पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है जो वो खड़ा हुआ है। Merchants of Karnataka had contact with Anga, Vanga, Kalinga, Kashmira, Singhala and चक्रकोटा, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमको देखने को मिलता है होयसल एम्पायर है, सो इसके ट्रेडर्स के कहाँ तक लिंक देखने को मिलते हैं। अब जो मर्चेंट्स है वो कहीं ना कहीं इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली राजा जो है उनको कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अपना जो पोजीशन है वो देगा। सो मर्चेंट्स वर इवन अपॉइंटेड एज वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट विद द नाडूज टाउन एंड वेरियस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड इवन दे अपीयर टू टेक पार्ट इन द कैंपेन्स। तो हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे भी उनको कहीं ना कहीं इतने पोस्ट वगैरह दी जाती है राजा की तरफ से, कहीं क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह या फिर और ज़्यादा काम करते हैं स्टेट के लिए, ठीक है। द 1145 सी बेलूर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द डेथ ऑफ, सो हमको बेलूर इंस्क्रिप्शन जो कि 1145 में लिखी गई थी उससे हमको देखने को मिलता है कि जो दनायक नगर सेती है उसकी मौत हुई थी एक बैटल में, ठीक है। नंबर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ गुजरात लाइक लता केरला का मलयाला तमिलनाडु के जैसे तिगुला एंड आंध्रा के तेलुगु सेटल डाउन इन दी होयसला टेरिटरी एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है अलग अलग जगह के जो मर्चेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ओके। सो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मिल जाती है और होयसला एम्पायर में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल देते हैं, ठीक है। दीज मर्चेंट्स प्रोवाइड लिबरल पैट्रोनेज टू द टेंपल्स एंड इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ टेंपल्स। ऑब्वियसली जो है मर्चेंट्स देंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा इतना पैसा पड़ा होता है, सो ये टेंपल्स की रिपेयरिंग वगैरह के लिए हमेशा कहीं ना कभी देते रहते हैं, ठीक है। श्रवण बेलगोला इंस्क्रिप्शन ऑफ 1117 सी रिकॉर्ड दैट द मदर ऑफ रॉयल मर्चेंट्स Poisal Setti and Nemi Setti built a Jaina temple. Similarly, Dayamaputra inscription record that 1188 CE the Brahmeshwara temple was built by Brahmini Setti son ब्रह्मी सेठी सन वन का गुंडा। हमको देखने को मिलता है कि उनके बाद जो उनकी रॉयल मर्चेंट्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभाली थी, उनकी जो माताएं हैं उन्होंने भी होयसला एम्पायर में बिल्डिंग देखने को मिलती है कि जो टेंपल बिल्डिंग देखने को मिलती है उन्होंने भी कहीं ना कहीं टेंपल बिल्डिंग में अपना सहयोग दिया, ठीक है। हम देखते हैं कि उन्होंने जैन के टेंपल बनाए, ठीक है। सो हम देखने को मिलते हैं ब्रह्मेश्वर टेंपल जो है कि ब्रह्मी सेठी के बेटा वन का गुवड़ा उसके बेटे वन का गोवर्धन के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ हमारा ये 6 चैप्टर भी जो है वो समाप्त होता है। आई होप कि आपने कुछ नहीं कुछ सीखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।